नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उपचुनाव हुए लोकसभा चुनावों के साथ 6 बागी भाजपा के टिकट पे लड़े कांग्रेस के, 2 कामयाब हुए, 4 की हार कहीं न कहीं बुरी हार हुई है, लीड भी काफ़ी रही है, जमानत तक खोनी पड़ी है एक प्रत्याशी को। तो उसके बाद एक चर्चा चल रही है कहीं न कहीं राजनीतिक गलियारों में कि अब जो 3 निर्दलियों के इस्तीफे 3 तारीख को ही स्पीकर ने स्वीकार किए हैं, उनके भी उपचुनाव होने आने वाले 6 माह के भीतर-भीतर या 6 माह तक चुनाव होने जा रहे हैं। तो क्या भाजपा फिर से दाँव खेलेगी अब इनको टिकट देगी या कि अपने काडर को ही आगे करेगी, अपने नेताओं को ही आगे करेगी? ये चुनावों के नतीजों ने कहीं न कहीं उनके जो भाजपा का श्योर टिकट माना जा रहा है, उसपे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। और ज़ाहिर है कि ये 3 निर्दलीय लोकसभा चुनावों के साथ ही कहीं न कहीं अ, उसका फ़ायदा लेकर चुनावों में उतरना चाहते थे, लेकिन सुक्खू सरकार ख़ासकर स्पीकर महोदय ने ऐसा जाल बुना क्योंकि कंप्लेंट्स करवा दी गई, कुछ विधायकों की, मंत्रियों की कंप्लेंट्स आ गई कि इन्होंने दबाव में चलते ही इस्तीफे दिए हैं। और ज़ाहिर है ये लोग हाई कोर्ट भी पहुँचे लेकिन वहाँ पे फौरी राहत कोई नहीं मिली। मामला हालाँकि अभी भी लंबित है, उसपे निर्णय सुरक्षित रखा गया लेकिन उससे पहले ही स्पीकर ने इनके इस्तीफे स्वीकार कर इनको पूर्व विधायक बना दिया है। ये 3 निर्दलीय पूर्व विधायक हैं, होशियार सिंह ठाकुर, केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा। आशीष शर्मा के लिए तो और भी मुसीबतें हैं क्योंकि वहाँ पे जिस तरह से राजेंद्र राणा की हार हुई है, उसके बाद क्या उनको काडर पचा पाएगा भाजपा का? ये भी सवाल है। देहरा की भी यही हालत है। हालाँकि केएल ठाकुर भाजपा से ही उनको टिकट नहीं मिला था, वो बागी हुए थे। उनको थोड़ी बहुत उम्मीद है भी है। लेकिन इनके टिकटों पे एक प्रश्न चिन्ह अब लग गया है क्योंकि काडर की नाराज़गी अब भाजपा और नहीं झेलेगी, अपने नेताओं की नाराज़गी भी नहीं झेलेगी। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं प्रदेश के। प्रवीण शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। कंवर प्यार सिंह जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। तो मैं प्रवीण जी थोड़ा-सा इस पे डालिए क्योंकि क जैसे नतीजे आए हैं और कल से ही ये चर्चा राजनीतिक गलियारों में और खासकर भाजपा के गलियारों में, भाजपा की सीनियर लीडरशिप भी कहीं न कहीं ये देख रही है कि अगर हमने ये जो 4 सीटें आ रहे हैं, हमने वीरेंद्र कंवर पे भरोसा किया होता, हमने रामलाल मार्कंडे पे भरोसा किया होता, हमने अपने वो गगरेट में ठ ठ राजेश ठाकुर पे भरोसा किया होता, तो हमें हमारे नतीजे कुछ और आते। सबको टिकट दे के बाकियों को कहीं न कहीं भाजपा फँस गई है और अब उसका परिणाम आगे ये 3 निर्दलीय भी कहीं न कहीं जाल में फँसते दिख रहे हैं। जी, प्रवीण जी। डॉक्टर साहब एक थोड़े से डिफरेंट नोट से शुरू करता हूँ। जी, विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं, परंतु मामला अभी कोर्ट में है और मैं थोड़ा-सा संशय इस बारे में व्यक्त कर सकता हूँ कि हो जी, सकता है कि इस्तीफे स्वीकार ना किए जाएँ। उसकी वजह मैं ये कहता हूँ कि जब इस्तीफे दिए थे, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने उनको विभिन्न कमेटियों का मेंबर बना दिया था। मतलब उन्होंने इस्तीफे स्वीकार नहीं किए थे। तो शायद जब जी, इस प्रश्न के ऊपर हाईकोर्ट जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं आर्गुमेंट का एक स्कोप जो है, इनके वकीलों के पास रहेगा। अब बात आती है नतीजों की। तो सबसे पहले तो हम लोग इस बात पे डिस्कशन कर लेते हैं कि आकलन कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने क्या खोया, क्या पाया। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उन्होंने 4 लोकसभा सीट्स और 2 विधानसभा के सदस्य जीते। अब वो 25 से स्थायी हो चुके हैं। जी, परंतु अगर देखा जाए तो 2019 के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी ने 6,70,000 वोटर्स खोए हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। और उसके कंपैरिज़न में अगर कांग्रेस की बात करें तो इसमें तो कोई जी, शक नहीं कि कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचा लिया है। परंतु कहीं जी, न कहीं मुख्यमंत्री ने और उनके मंत्रियों ने अपने इकबाल को खोया है। अगर जगत सिंह और रोहित जी की बात को छोड़ दिया जाए या फिर मुकेश अग्निहोत्री जी को,
तो उसके अलावा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लीड को ये कोई भी मंत्री जो है रोकने से कामयाब नहीं हुए हैं। इवन जो इन्होंने चेयरमैन बनाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि वो कुर्सी पे बिठाने के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये जो उनके ऊपर मुख्यमंत्री के ऊपर एलिगेशन लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके मित्र हैं, इसके अलावा ये किसी काम के नहीं है, तो ये दावा भी पुख्ता होता है। और अगर इन नतीजों का हम लोग ध्यान से विश्लेषण करें तो हम लोग कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत वाइजली वोट किया है, जहां उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार को वोट दिया और ये मान के चलते हैं कि अभी भी हिमाचल प्रदेश में मोदी लहर का जलवा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में उन्होंने ये जो तोड़ फोड़ थी या जिसको षड्यंत्र कह सकते हैं, बनी बनाई सरकार को तोड़ना है, इस तरह की जो गंदी राजनीति थी उस राजनीति को पूरी तरह से नकार दिया है। अगर इस पूरे वोट बैंक का हम लोग विश्लेषण आती है तीन उपचुनावों की। तीन उपचुनावों जी में इन तीनों निर्दलियों ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हराया हुआ है। दोनों ही पार्टियों के लिए सुखद स्थिति वहां पर नहीं है, परंतु कुछ डिफरेंस जो है वो मैं आपको बताता हूं। इन तीनों संसदीय क्षेत्रों को जब मैंने लोकसभा के अभी के परिणामों का आकलन किया तो एवरेजन 16,000 के वोट से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हारी हुई है तीनों जी चुनाव में, चाहे वो नालागढ़ की बात हो या देहरा की बात हो या हमीरपुर की बात है। 15-16 हजार के वोटों से हारी हुई है। और पर कुछ चीजें कांग्रेस के लिए यहाँ पे बेनिफिशियल है। वो है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की पास सशक्त उम्मीदवार है। इन 6 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास सशक्त उम्मीदवार नहीं थे। जी उनको अचानक लास्ट आवर में उम्मीदवार को ढूंढना पड़ा था। यहाँ पे चाहे डॉक्टर पुष्पिंदर की बात करें या फिर डॉक्टर राजेश ठाकुर की बात करें या फिर जो नालागढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं हरदीप बाबा, उनकी बात करें, इन्होंने अच्छे वोट लिए हैं और अपने अपने क्षेत्र में पैठ है। मुश्किल जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होगी, क्योंकि वहां पे ये भारतीय जनता पार्टी के जो जो कैंडिडेट थे वो अपने आप में बहुत सशक्त नेता रहे हैं, चाहे वो रमेश जी धवाला की बात हो या नरेंद्र ठाकुर की बात हो या फिर लखविंदर राणा की। लखविंदर राणा जी बीच में कुछ समय के लिए कांग्रेस में जरूर गए थे, परंतु वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष भी रहे हुए हैं। तो जी ऐसे में शुरू से ही वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। जहां अब कांग्रेस को क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट कि उनके पास यहाँ पे सशक्त उम्मीदवार है। दूसरा बेनिफिट उनको क्या मिलने वाला है? सरकार है और सरकार के चलते 1,500 रुपए वो इन कंस्टिट्यूंसियों में बहुत आराम से दे पाएंगे। तीसरा जो उनको सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो मुझे लगता है, अब मोदी लहर नहीं है। अब चुनाव मोदी लहर के ऊपर नहीं लड़े जाएंगे और सरकार जाने का भय भी नहीं है। एक जो डर था ना जी बाकी जगह जो दिखाया था कि 4 बिल्कुल तारीख को बिल्कुल सरकार चली जाएगी, तो अब ये जो 4 चीजें हैं ये कांग्रेस के पक्ष में है। पर कांग्रेस को एक बात से सावधान रहना पड़ेगा। मैं हर बार बोलता था कि कांग्रेस के लास्ट 3 दिन तक तो चुनाव लड़ती हुई दिखती है, परंतु उसके बाद जो है लास्ट के जब चुनावों के 2 या 3 दिन रह जाते हैं तो कांग्रेस जो है मुकाबला नहीं कर पाती हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का। वो केवल इसलिए क्योंकि कार्यकर्ता और संसाधनों की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी बहुत सशक्त है और कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण भी भारतीय जनता पार्टी में बहुत शानदार होता है। उसके कंपैरेटिवली कांग्रेस में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। और एक बात से कांग्रेस को जरूर डरना पड़ेगा, अब कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक है, जैसे अनुराग ठाकुर हुआ या फिर कंगना रनावत हुई या राजीव भारद्वाज हुआ, अब ये फ्री होके इन कंस्टिट्यूंसी के अंदर एक एक कंस्टिट्यूंसी के अंदर प्रचार करेंगे और भाजपा नहीं, अपनी पूरी जयराम ठाकुर भी फ्री रहेंगे क्योंकि इस बार तो वो मंडी में व्यस्त रहे। वो भी कहीं ना कहीं असर दिखा उपचुनावों पे। वो भी फ्री देखिए होंगे उनके लिए तीन उपचुनावों में, उसका भी असर पड़ेगा पूर्व मुख्यमंत्री का भी। नेचुरली फर्क तो पड़ता ही है, परंतु जिस तरह से वो मंडी में ही घिरे थे और अपनी पार्लियामेंट्री अपने विधानसभा क्षेत्र में कंगना को उस तरह की भी लीड नहीं दिलवा पाए जिस तरह की उन्होंने खुद को ली थी, वो भी प्रश्न चिन्ह के दायरे में रहेंगे। अपने लिए जब 38,000 की लीड थी तो कंगना को मात्र 14-15 हजार की लीड दिलवा पाए। तो जी मैं ये नहीं कहता, परंतु कंगना जब खुद स्टार प्रचारक के रूप में आएगी तो लोग उसको देखने के लिए या उसके अकॉर्डिंगली वोट करने के लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा जिसको कह सकते हैं हम कि प्रभावित हो सकते हैं। तो कांग्रेस को इन सारी चीजों से बचना होगा। थोड़ा सा आसान कांग्रेस के लिए है, परंतु भाजपा से अभी मैं कह सकता हूं सशक्त और संगठित और सक्रिय भाजपा कार्यकर्ताओं से टक्कर लेना बहुत मुश्किल है, बशर्ते वो सामूहिक रूप से चुनाव लड़े।
जी, जी कंवर प्यार सिंह जी जुड़े हमारे साथ। प्यार सिंह जी, चर्चा उभर के आ रही है कि अपने ही नेताओं को आगे किया होता, उनको पीछे नहीं किया होता, तो हम 6 की 6 सीटें भी जीत सकते थे। एक चर्चा उभर गई है और कहीं न कहीं जो निर्दलीय अब कुछ दिन पहले ही पूर्व विधायक हुए हैं, हालाँकि प्रवीण जी ने कहा है कि कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होगा क्योंकि वो इस्तीफे स्वीकार करवाने के लिए ही कोर्ट में गए हैं, उन्होंने कोई और रिलीफ नहीं माँगा है। ज़ाहिर है जजमेंट रिज़र्व है, वो आ जाएगी, उसका कोई मेरे को लगता नहीं है कि कोई ऐसी वो आएगी कि और वो खुद भी जाने को तैयार नहीं है क्योंकि केएल ठाकुर ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि हम तो पहले से माँग कर रहे थे, हम चाह रहे थे कि लोकसभा चुनावों के साथ हो जाए और उन्होंने भी कोई रिएक्शन ऐसा नहीं किया कि वो इसकी अपील दलील में जाएँगे, ठीक है। लेकिन अब ये 3 निर्दलीय भाजपा के ही प्रत्याशी होंगे, इसके ऊपर संदेह चल पड़ा है क्योंकि आपके अपने कैडर के बड़े लीडर भी हैं वहाँ पे और इन उपचुनावों में देखा गया है, लोकसभा चुनाव में तो आपका कैडर पूरी तरह से चला, उनके साथ मार्जिन देखिए आप गगरेट का देखिए, पुटलैड का मार्जिन देखिए, कहीं न कहीं इस तरह के मार्जिन बहुत ज़्यादा हैं। तो कैडर को साथ रखने के लिए और इन चीज़ों के लिए अपने ही लोगों पे भरोसा भाजपा कर सकती है कि नहीं करेगी अब भी? अगले 3 जो उपचुनाव होंगे उन पे भी। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी के चारों सांसदों को और 2 विधायक जो चुनकर आए हैं, उनको जिताने के लिए सभी प्रबुद्ध मतदाताओं का और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और जो कांग्रेस पार्टी के भी जो प्रदेश में 4 जीते हैं, वो भी अब जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, ऐसी कामना के साथ सभी को बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ। मुझे लगता है प्रश्न आपका ठीक है कि अब ये जो टिकट 3 हैं या जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसका कारण भी हमें देखना पड़ेगा कि क्यों चुनाव हो रहे हैं। जब सत्ता जब सत्ता धमकाने पर आ जाए, जब सत्ता विधायकों को पूरी तरह से डराने पर आ जाए, तो निश्चित तौर पे उन्हें ज़रूरत क्या थी? मैंने पहले भी कहा है, उन्हें आवश्यकता नहीं थी इस्तीफ़ा देने की, मगर सरकार ने मजबूर किया, चाहे एफआईआर्स करी, चाहे इनके लोगों को तंग किया, चाहे इनके व्यापार के ऊपर पूरी तरह से घेराबंदी करने की कोशिश की, तो निश्चित तौर पे डर के माहौल में इन विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया। जब असुरक्षित महसूस किया इंडिपेंडेंट रहते हुए अपने को, तो आपके सामने ही ये प्रकरण कि 3 विधायकों ने इस्तीफ़ा दिया था। मगर सरकार ने जिस तरह से सत्ता बचाने के लिए, मैं सीधा कहना चाहूँगा, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष का सम्मान करता हूँ, मगर जिस तरह से सत्ता बचाने के लिए सरकार ने इनके इस्तीफे को पेंडिंग रखा और आज प्रदेश पे जो कर्ज का रोनर होती है सरकार, जो प्रदेश पे बोझ की बात करती है, 35 और 36 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो इस चुनाव के साथ नहीं करवाए, इसका भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा। जहाँ तक भाई प्रवीण जी ने कही इनके इस्तीफे की बात और इनकी विधायक रहने की बात, मैं कानूनी विषयों में इतनी जानकारी ज़्यादा रखता नहीं हूँ। मुझे लगता है इनकी बात सही भी हो सकती है। मगर मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि आपका प्रश्न ये है कि तीनों विधायकों को क्या पार्टी प्रत्याशी बनाएगी? मेरा मानना है और प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मानना है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट का जब तक फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई तय नहीं होता कि किसी व्यक्ति का टिकट पक्का है। पार्टी बहुत सोच समझ कर और कई समीकरणों को ध्यान में रखते हुए टिकट का फैसला करती है और टिकट जिसको मिलता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता व्यक्तिवादी ना होकर विचार के साथ चलने वाला कार्यकर्ता है और वो उसके लिए काम करने पर लगता है। प्रदेश सरकार को सोचने वाली बात है कि उनका 1 सांसद और 2 विधायक कम हुए हैं। जी, तो बिल्कुल निश्चित तौर खोया पर है। कांग्रेस निश्चित ने तौर तो खोया है, लेकिन जो भाजपा पाना चाहती थी, वो भी नहीं पा पाई है कहीं न कहीं। प्यार नहीं जी, डॉक्टर साहब, ऐसा ऐसा नहीं है, निर्दलीयों पे मुझे कोई लगता दबाव नहीं था, निर्दलीय किसी दबाव में थे, किसी दल के साथ नहीं थे। उनका इस्तीफा कहीं न कहीं उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी लोगों को उनके प्रति रोष है क्योंकि उन्होंने दोनों पार्टी को नकारा था। वो नहीं उस समय जब वो हो सकती है। वो लड़े उन्होंने भाजपा को भी नकारा और कांग्रेस को भी नकारा और बीच में इनको ज़्यादा वोट देकर जिताया। अब इनका इस्तीफा देना और उसके बाद अब उनका पूर्व विधायक बन जाना और उसके बाद आपका काडर क्योंकि इन 4 हलकों में देखा गया कि आपका काडर बुरी तरह नाराज़ रहा है। तो ये नाराज़गी तो आगे भी उपचुनावों में झेलनी पड़ेगी।
अगर यही कैंडिडेट होते हैं, अगर कैंडिडेट बदले जाते हैं तो परिणाम कुछ और हो सकते हैं। मुझे लगता है डॉक्टर साहब पार्टी सभी चीजों पर विचार करेगी और जो निर्णय अभी आए हैं उसकी भी समीक्षा करेगी और उसके आधार पर कोई उचित ही फैसला लेगी, मेरा ये विश्वास है। मगर जहां तक बात कह रहे हैं आपकी 5 वर्ष के लिए 6 के 6 विधायक चुने गए थे और उन्हें उनमें से भी 2 को मौका मिला है दोबारा और कांग्रेस पार्टी के कम हुए हैं, भाजपा के कम नहीं हुए थे। कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पे हारी है और जनता का फैसला, जहां तक अब मैं बात कर रहा हूँ, भाई प्रवीण जी ने भी बताया कि 6 विधानसभा क्षेत्र 40 में से 6 विधानसभा क्षेत्रों में केवल कांग्रेस पार्टी अपनी बढ़त बनाने में कामयाब हुई है। नहीं इनके 9 वो मंत्री नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ आपसे। आपका लगभग 14.72% वोट बैंक गिरा है। 6,70,000 वोट आपके गिरे हैं 2019 की तुलना में। और प्यार जी, इस स्टेट में देखिए, ये ऐसा राज्य है, यहाँ पे विधानसभा का मत और लोकसभा का मतदाता वही होता है, लेकिन वो अलग अलग देता है, हमेशा अलग अलग देता है, विवेक से, हमेशा हाँ से। ठीक बात है, यहाँ पे जिसकी विवेक से सरकार भी रही है वो भी सीटें नहीं जीत पाता रहा है, लेकिन 14 से थोड़ा सा दौर ऐसा चला है कि तीसरी बार आप स्वीप कर चुके हैं पार्लियामेंट को, इससे पहले कभी नहीं था ऐसा। उसके लिए हम प्रदेश की प्रबुद्ध जनता के पुनः आभारी हैं। मगर जहां तक बात कह रहे हैं कि 2019 का जैसा वातावरण नहीं है, 2019 में तो 68 विधानसभा क्षेत्रों में हम जीते थे, तो वैसा वातावरण तो ना इन चुनावों में आया है, ना मत परिणाम आए हैं। मगर फिर भी आप आज भी सरकार की जिस प्रकार की बात सरकार लोकप्रियता की बात करती है, इन्हें चिंतन तो करना ही चाहिए कि केवल 7 पे सिमट के 6 पे सिमट के क्यों रह गए और क्या कारण है कि जो गारंटियां दी थी और जो बातें हुई थी उनके परिणाम है, या आपकी अक्षमता केंद्र स्तर पर है, या आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चिंतन जी जरूर करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। हम तो जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते केवल इतना कहें कि 5 वर्षों के लिए इनको जनमत मिला है, इन्हें परफॉर्म करना चाहिए। इतना सा मेरा जी, कहना है। चलिए जनमत में बाधा भी आपने डालनी शुरू की थी, आपकी पार्टी ने ही। संदीप जी नहीं, जुड़े आपको हैं। लगता है डॉक्टर। चलिए, वो तो आप सभी प्रवक्ताओं को एक ही लाइन दी गई है, उसी पे बोलेंगे आप सब पार्टी नेता। संदीप जी, अब 3 उपचुनाव आ जाएंगे कुछ ही समय में। अगर इसकी तैयारी डे 1 से करेगी कांग्रेस संगठन और कांग्रेस सरकार की, जैसे लोकसभा में देखा गया, प्रत्याशी ढूंढते रह गए आप, और 22 दिन पहले भी कुछ प्रत्याशी उतारे गए, क्या ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा? जी जी संदीप। डॉक्टर साहब, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो बड़ी प्रबुद्ध जनता है और बड़े उनका सोचने का जो ढंग है वो बड़ा इंटेलेक्चुअल स्टाइल में हिमाचल प्रदेश की जनता सोचती है। और सही मायने में मैं बताऊं तो आपको हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो पूरा के पूरा लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है उसका एक विश्लेषण हिमाचल प्रदेश का जो ब्रेन है, जो जनता है, वो करती है और उसके लिए हम लोग सारे उसके शुक्रगुजार भी हैं। बाकी आप ये कहते हो भारतीय जनता पार्टी की जहां तक है बात, मैं ये कहता हूँ कि ये इनका अंदरूनी मामला है। ये चाहे किसी को भी टिकट दे, किसी को ना दे, इससे कांग्रेस को कोई सरोकार नहीं है। लेकिन ये देखने के अंदर आया है कि सत्ता की लोलुपता के चलते हुए जो थ्रस्ट, जो ग्रीड भारतीय जनता पार्टी के अंदर आई है, उन्होंने उस चीज को देखते हुए इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसको एक प्रयोगशाला के रूप में तब्दील कर दिया है। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर है। और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का नेतृत्व है वो भी एक मतलब इसको साइकोलॉजिकल प्रेशर के अंदर है। आप देख लीजिए जयराम जी जो है वो एक पर्टिकुलर जगह से बाहर नहीं निकल के आए हैं, जबकि जो ऑपरेशन लोटस इन्होंने शुरू यहाँ पे किया था उसकी सारी के सारी जो पृष्ठभूमि थी वो इन्होंने लिखी थी। और ये बोलते थे सरकार अब गिरी, अगले घंटे गिरी, शाम को गिरी, सुबह गिरी। पर चलो कोई बात नहीं है, जनमत का स्वागत है और होना भी चाहिए जनमत का स्वागत। बाकी जो कांग्रेस की बात आपने एक प्रश्न मेरे से यहाँ सामने खड़ा किया है कि क्या कांग्रेस उसके लिए आज से काम शुरू करेगी। जो 3 विधायक हैं अभी जो निर्दलीय विधायक हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो मेंबरशिप स्वीकार की है, क्या भारतीय जनता पार्टी वो प्रयोगशाला जो इन्होंने पूरे देश के अंदर बनाई है, तो देखने की बात है कि वो तीनों विधायक जो हैं, 3 विधायक, क्या उसी प्रयोगशाला का हिस्सा बनेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी वहां भी अपने कैडर को जो है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को नकार देगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो बेस था
वो इनकी जो संगठनात्मक योजना थी और जिस तरह से आरएसएस ने इनको सपोर्ट पीछे से इनको सपोर्ट किया था, उस चीज को लेके, और जो आरएसएस की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी वो सारे के सारे एक मत पे और एक विचारधारा के ऊपर, पर्टिकुलर विचारधारा के ऊपर लेके ये लड़ते थे। लेकिन अब देखने की बात है कि इन्होंने, अभी प्रवीण जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बड़े पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छी समझ रखते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जो है, क्या अब उनको नकारेगी कि निर्दलियों को टिकट देगी या नहीं देगी? जहां तक प्रश्न कांग्रेस का है, कांग्रेस के पास हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार है और कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचाया भी है, लोकतांत्रिक तरीके से भी बचाया है, और जो दबाव, जो ऑपरेशन लोटस की जो संभावना थी उससे भी बचाया है। तो कांग्रेस के जो माननीय मुख्यमंत्री है और कांग्रेस का जो नेतृत्व है सरकार के अंदर, उन्होंने जी तोड़ मेहनत करके आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जो 1.5 साल पहले जनमत मिला था, आज फिर से उसको खड़ा किया है। मैं मानता हूं कि हम लोकसभा के अंदर चुनाव हारे हैं, उसका लोकसभा का जो सोचने का नजरिया वोटर का है, जनता का है, प्रबुद्ध जनता का है, वो अलग एक टेम्परामेंट है। वो मैंने पहले कह दिया कि कई जगहों पे ऐसा हुआ है कि एक विधानसभा का जो वोट है वो कांग्रेस को मिला है और जो दूसरा वोट है वो केंद्र सरकार को, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको मिला है, और उसके परिणाम और उसकी जो परिस्थितियां हैं वो बड़ी भिन्न थी दोनों ही जगहों पे। अब देखिए, जो मतदान करता है आदमी, उसका टेम्परामेंट देखिए। जो प्रबुद्ध नागरिक इस प्रदेश का है, वो जब मतदान करता है, ये एक वोट कांग्रेस को और एक भारतीय जनता पार्टी को देता है। तो कहीं ना कहीं वो लोग, वो आदमी, वो वोटर, वो विकास को देखता है, वो सामाजिक न्याय को देखता है। जिस तरह से उसको बरगलाया जाता है तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर, उसका विश्वास वहां से उठ चुका है। या एक यहाँ पे जो इन्होंने एक परसेप्शन इस देश के अंदर गढ़ा गया था 2019 में, 2014 में, उसने उसको भी नकारा है। जो यहाँ पे जो आइडियलिज्म यहाँ सेट करने की कोशिश की थी, उसको भी उन्होंने निकाला है। बाकी कांग्रेस की जहां तक बात है, तो जो 3 विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस पहले भी तैयार थी और कांग्रेस अब भी तैयार है। मैं कहता हूँ कांग्रेस की नीतियां हैं, प्रवीण जी ने काफी चीजें की, हम 1500 रुपए देंगे। हाँ, 1500 रुपए हमारी गारंटी का हिस्सा है। हमने सामाजिक न्याय की बात की है, हमने युवाओं को रोजगार देने की बात की है, हमने दूध का समर्थन मूल्य दिया है। ये जो गारंटियां हमने दी है, वो डेफिनेटली वो चीजें लोगों को देनी है और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब एमसीसी भी हट चुका है। तो मैं ये समझता हूँ इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को सोचने की, क्योंकि ये इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस था, अति उत्साह था। इनको ये लग रहा था कि इनके जो केंद्र नेतृत्व है, इनको ये लग रहा था कि हमारे को नोबडी विल स्टॉप अस, है ना। लेकिन जो परिस्थितियां प्रदेश के अंदर, इस चुनाव में ऐसी बात नहीं थी संदीप जी। इन्होंने बड़ा ग्राउंड रियलिटी पे देखा, इन्होंने देखा कि मोदी जी का जादू अब नहीं है। जो देश में दिख रहा था, जो समाचार आ रहे थे, और हालात भी वही हुए हैं, लेकिन इन्होंने बड़ा ग्राउंड पे इलेक्शन लड़ा। सुनिए आप मेरी बात, ठीक है। आप आए राज्य सरकार के मुद्दों के साथ चुनाव में, आपने बात की आपदा की, ठीक है, लेकिन आपदा को ऐसा घुमा गए वो कि आपके ऊपर इंक्वायरी खड़ी करके प्राइम मिनिस्टर आके यहाँ पे, होम मिनिस्टर, ठीक है। आपने बात की सरकार गिराने की, वो कहीं ना कहीं आपको लाभ देगी उपचुनावों में, ठीक है। लेकिन रोजगार की बात, आपने कमीशन को बंद रखा, कर्मचारी चयन आयोग को इतने समय तक। यूथ में एक नाराजगी थी कहीं ना कहीं, वो झलकनी थी। 1500 रुपए आप पीटी में दे देते हैं और एक हफ्ता पहले, 5-6 दिन पहले चुनावों से आप उसकी एक नोटिफिकेशन बाकी जिलों के लिए भी करवा देते हैं। वो भी कहीं ना कहीं आप पे भारी पड़ा। महिला वोटर आपके साथ नहीं चला है। ये कमियां रही हैं आपकी, इनकी तैयारी के आगे। और आपको भी नेशनल मुद्दे जो चल रहे थे, आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, संविधान बचाने का मुद्दा चल रहा था, इस तरह के मुद्दों को आपने राज्य के अंदर जनता के बीच में आपका काडर नहीं ले जा पाया, क्योंकि आपका 14 माह से आपका कांग्रेस का काडर तो सुस्त पड़ा हुआ था, उसको संजीवनी सरकार की ओर से दी नहीं गई। हालात तो ये थे संदीप। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको चीज बताता हूँ। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। तो अगर यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन, सबऑर्डिनेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो बात कर रहे हैं आप, तो मैं कहता हूँ कि वहां पे जो गड़बड़ हुई थी, जो पेपर लीक घोटाला हुआ था, वो हमारी सरकार में नहीं हुआ था, है ना। वो जांच का विषय था, उसको द्वारा से रिहैबिलिटेट भी किया गया। अग्निवीर, संदीप जी, 13 माह तक ताला नहीं लगता किसी चीज पे।
युवाओं के अंदर अग्निवीर का जो इशू था, अग्निवीर का जो मुद्दा था, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर सार्थक हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि युवाओं के अग्निवीर का मुद्दा भी नंद जी ने कांगड़ा में शुरू किया, और बाद में जब आपके केंद्र बाकी लोगों ने किया, प्रियंका जी ने किया, राहुल जी ने किया, उसके बाद आपके नेताओं ने बोलना शुरू किया। वो भी आपने देरी की है। नहीं, उससे पहले अगर आपको अगर ध्यान होगा तो आपकी 2-3 चर्चाओं में ये विषय हमने उठाया है, और प्रिंट मीडिया में के अंदर भी हमने इसको उठाया है, और इसका बाकायदा आकलन और पूरा डेटा भी दिया है। और जहां तक बात है कि आप प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आके कुछ बोलते हैं तो उसका इम्पैक्ट तो रहता है, वो चाहे किसी भी सरकार के प्रधानमंत्री रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, या यूपीए के रहे हो चाहे एनडीए के रहे हो, प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी वोट का उनकी बात का कोई वैल्यू है। तो ठीक है, उन्होंने टिल्ट किया है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पे आप कह रहे हैं ना, 400 पार का नारा किसने दिया था? डॉक्टर साहब मेरे को बताएं आप कि 400 पार का नारा जो था वो इन्होंने दिया था ना। ये आप बोल रहे हैं कि इनके लोगों ने काम किया, तो आज 400 पार का जो नारा दिया था, आज ये जो 303 पे पहले थे वो आज भी नहीं रहे, है ना। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, स्ट्रैटेजी है संदीप जी, जब उनको लग रहा था हम 250 से नीचे रहेंगे, तब तो उन्होंने बढ़ा चढ़ा के आंकड़ा के फिट कर दिया जाता है जनता के दिमाग में। ये तो डॉक्टर साहब, ये तो वो बात है, ये 300 का नारा देते तो 200 से नीचे रह जाता जी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चुनाव के बाद जब रिजल्ट आए, जो रिजल्ट है, जो परिणाम डॉक्टर साहब, जो परिणाम आए, उन परिणामों के बाद जो राइटअप्स और अपने जो एडिटोरियल जो छपा, ये वो भाषा है कि जी ये 400 पार का नारा इसलिए दिया कि कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, अन्य पार्टियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन दे वर वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम टेलिंग यू, ये दे वर वेरी, क्योंकि देखिए आपको बताता हूं मैं, तमिलनाडु को लेके, देखिए तमिलनाडु को लेके, है ना, साउथ को लेके ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि वहां पे हम करिश्मा करेंगे, लेकिन वहां करिश्मा नहीं कर पाए। इनको पता था कि यूपी के अंदर जो है वो भगवान श्री राम जी का जो मंदिर इन्होंने बनाया है, वहां पे इनको ये बड़े कॉन्फिडेंट थे, और वहां का आकलन ये आ गया। तो मेरे को बताइए, वहां ये इनका जो 68 और 76 की बात कर रहे थे, आज वहां पे ये 37 सीट के ऊपर सिमट गए हैं। चलिए प्रवीण जी, तो मैं ये बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब, प्रवीण जी, सवाल मेरा मेन मुद्दा चर्चा का यही था, तो बड़ा इधर उधर फैल गई चर्चा कि अब जो चर्चा ऊपर करा रही है कि अगर कुटलैड में वीरेंद्र कंवर पे किया होता भरोसा, मार्कंडे जी पे किया होता, राजेश ठाकुर पे किया होता भरोसा, तो ये सीटें भी आती। अपने नेता भी नाराज किए, अपना काडर भी रुष्ट किया, और अब उस काडर को दोबारा, अब जो 3 हल्के जिनमें चुनाव होना है, क्या भाजपा पुनर्विचार कर सकती है, जिस तरह की एक सुगबुगाहट इनमें अभी से देखने को मिल रही है? ऐसा करेगी कि अब तोल देगी सबको वैसे जैसे तोला पहले? डॉक्टर साहब, हम लोगों ने एक चर्चा की थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला था, तब भारतीय जनता पार्टी के टिकट्स फाइनल नहीं हुए थे, तब भी हमने कहा था अगर भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है वो अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा करता है, अपने स्थापित लीडरों के ऊपर भरोसा करता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 6 की 6 सीटें जीतती। उन्होंने नहीं किया और उसका खामियाजा भुगता। मैं तो संदीप जी को सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि आप लोगों को तो हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो अपने नेतृत्व के खिलाफ खड़े हुए। मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ में आपको बताता हूं। हमीर धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी को 13,000 वोट पड़े, परंतु जब बात आई सुधीर शर्मा की, तो वो सिर्फ 5,000 वोटों से ही जीत पाए। सेम सिचुएशन बड़सर में है, वहां पे 16,000 वोटों की बढ़त है, परंतु जब बात आई उनके जीतने की, तो उनका जीतने का मार्जिन कम था जी। तो कहीं ना कहीं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने नेतृत्व की गलत नीतियों के खिलाफ वोट किया है, और जिसका फायदा कांग्रेस को मिला है। कांग्रेस ने तो अपने आप को पिछले 1.5 सालों में एक तरह से खत्म ही कर दिया है। मैं आपको 2 अंतर बताता हूं। पहला अंतर, जब भारतीय जनता पार्टी को 2017 के उपचुनाव में वोट मिले थे 49.69%, लगभग 50%, तो 1.5 साल बाद जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने अपने मत प्रतिशतता को पहुंचा दिया 72% तक जी। 22% वोटों का इजाफा किया। और कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कांग्रेस पार्टी को 44% वोट मिले 2022 के विधानसभा चुनावों में, आपने गिरा के 41.67% पर पहुंचा दिया, और आपके मुख्यमंत्री उसको भी गर्व के साथ दिखा रहे हैं।
बिल्कुल देखिए बिल्कुल। वो तो कल बड़े दावे से कह रहे थे कि हमारा 14.72% हम आगे आए हैं, लेकिन वो विधानसभा चुनाव के साथ तुलना नहीं कर रहे थे। वो तुलना नहीं कर रहे हैं कि उनके लिए जो मार्क था कि आप 3% वोट कम हो गए, लोगों ने 3% नकार दिया। ये तो शुक्र करिए कि ये भारतीय जनता पार्टी ने गलत टिकट आवंटन नहीं किया। अगर सही टिकट आवंटन किया होता तो ये कहीं ना कहीं जो था, ये जो चुनावों का रिजल्ट था, ये 2019 के चुनावों का रिजल्ट ही रहता। मैंने सिर्फ एक बात कही आपको कि ये जो अब जो 3 निर्दलीयों का चुनाव है, यहां पे भी कांग्रेस को थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन नहीं है, उनको होशियार को ही टिकट देना पड़ेगा, उनको आशीष को ही टिकट देना पड़ेगा, और तीसरी तरफ केएल ठाकुर को ही टिकट देना पड़ेगा। नालागढ़ में तो सिचुएशन ये है, जो केएल ठाकुर को 33,000 वोट मिले हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेटों के वोटों को भी जोड़ लिया जाए तो केएल ठाकुर के वोटों को पार नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में केएल ठाकुर उनके पास सशक्त उम्मीदवार है। और दूसरी तरफ जो है, अगर आते हैं हमीरपुर में कांग्रेस के पास थोड़ा सा स्कोप है। वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की फूट का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते वो प्लानिंग करे जो उन्होंने इन 6 उपचुनावों में नहीं की। अगर वो बड़सर में किसी भारतीय जनता पार्टी के एक रिबेल कैंडिडेट को खड़ा कर देते तो आज कांग्रेस उस सीट को जीत चुकी होती। वहां पे अगर राकेश चौधरी को बिठा लिया होता तो धर्मशाला की सीट जीत जाते। मतलब वो प्लानिंग ही नहीं कर रहे हैं, भगवान के भरोसे बैठे हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भरोसे है कि वो कहीं गलत करेंगे तब जाकर उनको फायदा होगा, तब हमें लाभ मिलेगा। किस्मत पे ज्यादा भरोसा है, कर्म पे कम है। अपनी रणनीति बनाइए, अपनी कार्यकर्ताओं को विश्वास में लीजिए, और जिस तरह से आपने, ये तो शुक्र करो मंडी में विक्रमादित्य सच में लड़े ना, तो आप लोगों ने विक्रमादित्य देखिए खाली फील्ड में लड़े, सिपाही सूबेदार थे ही नहीं वहां पे। पिछले 6-7 साल से सूखा पड़ा हुआ है, कोई ना विधायक है, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई है। सुक्खू सरकार ने भी 14 माह में किसी को कुछ नहीं बनाया। वो तो सूखे में लड़े हैं। उन्होंने तो एक गुरिल्ला वार की है, गुरिल्ला वार का अटेम्प्ट किया है उन्होंने। मतलब मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो एक बार भी मंडी लोकसभा क्षेत्र में नहीं आए। देखिए, कांग्रेस के अंदर फूट का लेवल इस तरह का है जी। वो अकेला व्यक्ति योगी जी से लड़े, नितिन गडकरी से लड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़े, कंगना रनौत से लड़े, जयराम ठाकुर जिनका सच में वहां पे प्रभाव है उनसे लड़े। उसके बावजूद भी सबसे कम मार्जिन 74,000 का मार्जिन है जी। बिल्कुल, ये जो कांग्रेस की प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी है, भारतीय जनता पार्टी में भी फूट है, परंतु लोकसभा के चुनाव में नहीं दिखती है। वहां नहीं दिखती, वो विधानसभा में दिखती है हमेशा से। आज तक ऐसा ही रहा है इनका। हर चुनाव को देख लीजिए। चलिए सुनील जी, शॉर्ट में जरा कह दीजिए आप। शॉर्ट में पूछे डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा प्रवीण जी की बात से सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस का हर आदमी, हर कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह पे लड़ा है। देखिए, जिस पार्टी के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, जिसके पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ कार्यकर्ता के आधार पे चुनाव लड़ती है, अपनी नीतियों के आधार पे चुनाव लड़ती है। ऊपर से भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी नीति गलत थी। आप इस चीज को मत नकारे प्रवीण जी। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस था, जो स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी माह के अंदर रची, और उसके अनुसार इन्होंने जो टिकट आवंटन यहाँ 6 लोगों को किया, आज उसी जंजाल में जो है भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी। डॉक्टर साहब सुन लीजिए आप मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी पड़ गई है अब 3 विधायकों को टिकट देना। मुख्यमंत्री अपने जिले में एक सीट गवा चुके हैं 2 में से, और सुजानपुर जो आई है वो धूमल समर्थकों का रोष था। धूमल जी ने हालांकि वोट मांगे, अनुराग जी ने वोट मांगे, लेकिन एक रोष था, स्कोर सेटल करना था। वो आपको आप एक बात समझिए ना कि आप बोलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता, नहीं डॉक्टर साहब सुनिए, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर विरोधाभास होता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जब इतना स्टेट लेवल पे, राज्य स्तर पे या केंद्र स्तर पे जब विरोधाभास होता है वो कितना घातक होता है। आप इस बात को भी देखिए। राजनीति चेक एंड बैलेंस का खेल है, शेयर मार्केट का खेल है। अब ये बोलेंगे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से कांग्रेस जीती है तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, है ना। कांग्रेस के लोगों ने काम किया, मुख्यमंत्री जी ने काम किया और सरकार ने काम किया। चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में अब 3 और उपचुनाव आने वाले हैं। निर्दलीयों के इस्तीफे मतगणना से एक दिन पहले स्वीकार कर लिए गए हैं,
और निर्दलियों को ने भाजपा ज्वाइन की थी, दिल्ली में भरोसा है उनको कि टिकट मिलेगा, लेकिन अभी से ही उनके विधानसभा क्षेत्रों में कहीं न कहीं भाजपा के मूल कार्यकर्ता और नेता लोग जो वहाँ के हैं, उनके अंदर एक रोष देखने को मिल रहा है कि अगर इनको टिकट दिया गया तो हालात अभी जो उपचुनावों के नतीजे आए हैं वैसे हो सकते हैं। अगर अपने काडर पे, अपने नेता पे भाजपा भरोसा करेगी तो अगले 3 उपचुनाव जीत सकती है, नहीं तो पूरी तरह से चुनाव जीतने का कोई भी लक्ष्य नहीं साध पाएगी। ऐसी एक चर्चा चल रही है। तो क्या अब तय होगा कि इन लोगों को ही टिकट मिलेंगे या कहीं पे 3 में से 1 बदलाव होगा, 2 बदलाव होंगे या तीनों ही बदलाव होंगे? तो इस पे अभी मंथन होगा, कई चीज़ें होंगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बगावत झेलनी भाजपा को इन भी विधानसभाओं में पड़ेगी। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।